गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपके 2 डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप लोग मुझे डीपीपी का सॉल्यूशन या फिर कोई डाउट पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका पहले सॉल्यूशन करूंगा और फिर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, और उस क्लास से पहले मैं आपके डीपीपी का आंसर भेज दूंगा। तो आप मैच पहले करवा लेना कि आंसर सही है या गलत है। जो गलत है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आप देख लेना। तो मुझे सॉल्यूशन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई डाउट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डाउट पूछने की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा क्लास से पहले। तो पहले मैं 2 डीपीपी का सॉल्यूशन करता हूं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या था पहले डीपीपी का? साइन थीटा इक्वल टू 5/30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 5 बेस 30 सॉरी हाइपोटेन्यूस 13। तो बेस कितना हो जाएगा? h² माइनस p² अंडर रूट 13² माइनस 5² अंडर रूट, जो कि 12 आएगा। तो बेस आपका 12 है। अब साइन कॉस टैन जिसका भी वैल्यू चाहिए फाइंड कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, और क्या चाहिए था? सॉरी टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 5 टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। सेक थीटा कितना? 1/cos थीटा, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 1/cos थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना? 13, बेस कितना? 12। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? साइन 5/3 5π/3 क्या होगा रेडियन में? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई 300। साइन 300 का वैल्यू कितना? साइन 360 माइनस 60। नो चेंजिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब कौन सा बच गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 7π/6। पाई रेडियन 180 डिग्री 210। tan 210 को लिख सकते हो tan 180 + 30। नो चेंजिंग तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल? 180 + 30। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव यही वैल्यू रह जाएगा 1/√3। नेक्स्ट कौन सा है? cos -217। याद करो, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो इसको लिख सकता हूं मैं cos 217 cos 180 + 37
180 में नो चेंजिंग, cos 37 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 प्लस 37, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, cos 37 का वैल्यू 4/5। अब कौन सा cos थीटा इक्वल टू -हाफ, तो थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा को लिख सकते हैं, माइनस को मैं इधर ले आता हूं, अब cos थीटा को मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू, इसको बोल सकता है cos 60, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू cos 180 प्लस थीटा। तो यहां से कितना हो जाएगा cos 60, इतना यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। यहां से एंगल को कंपेयर करेंगे 180 प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60, सॉरी थीटा इक्वल टू 60 माइनस 180, ये माइनस 120। ऐसे भी याद करो, जो cos थीटा का वैल्यू होता है वही cos माइनस थीटा का भी होता है, तो 120 का वैल्यू बोलो या माइनस 120 का वैल्यू बोलो, सेम ही मिलेगा। तो एंगल अपने को पॉजिटिव लिखना रहता है, तो ये एंगल लिख सकते हैं। अच्छा, ये माइनस 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से 120, ये एंगल, ये 120, इस 120 के बदले ये एंगल निगेटिव है तो ये एंगल पॉजिटिव, तो इसके निगेटिव के बदले तुम पॉजिटिव एंगल लिख सकते हो। ये निगेटिव एंगल के लिए जो वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव एंगल इसके लिए वही मिलेगा। तो बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा, 360 में से 120 माइनस कर दो, तो इसको बोल सकते हो, तुम इसको बोल सकते हो 240 डिग्री। तो 120 भी लिख सकते हो, माइनस 120 भी लिख सकते हो, 240 लिख सकते हो। एक्चुअली में इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकते हैं थीटा का। तो अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे और उसमें ऑप्शंस दे दे, तो सारे ऑप्शन को चेक करो, हो सकता है कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हो या हो सकता है कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो। अगर अपने से सिर्फ सिंगल वैल्यू पूछे तो तुम मिनिमम वैल्यू लिखा करो, और मिनिमम वैल्यू 120, बाकी उससे ज़्यादा ही वैल्यूज मिलेगा तुम्हें पॉजिटिव में। तो सिंगल वैल्यू अगर पूछे तो मिनिमम वैल्यू लिखा करो। नेक्स्ट कौन सा एंगल है, साइन -307, इसका वैल्यू देखो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 307, साइन 360 माइनस 53, ऐसे लिख सकता हूं मैं, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, तो साइन 53, और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन 53 यानी कि 4/5, ये वैल्यू हो गया। एक और क्वेश्चन था एंगल से रिलेटेड,
tan माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, पाई को बोल सकते हैं 180 डिग्री बाई थ्री, 60, tan माइनस 60, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। याद करो थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60 का वैल्यू √3। तो ये तुम्हारा फर्स्ट डीपीपी का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड डीपीपी का सॉल्यूशन देता हूं मैं। सेकंड डीपीपी में फर्स्ट क्वेश्चन था ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। याद करो स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है 180 डिग्री, 120 तो 60, 90, 30, वर्टिकली अपोजिट एंगल 30, इसका स्लोप tan 30। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो ये बोल सकता हूं मैं 45 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर का एंगल 180, 135 तो ये 45, ये 45 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 45, 90 तो ये भी 45, और ये 45 तो तुम्हारा थीटा 135। तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा tan 135, tan 135 को बोल सकते हो tan 180 माइनस 45, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, तो कितना हो जाएगा tan 45। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, इस लाइन का स्लोप -1। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि अगर स्लोप -1 हो तो वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से लाइन। तो m को बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू -1, माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 होता है tan 45, और इसको बोल सकता हूं tan 180 माइनस थीटा। यहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू 45, एंगल को कंपैरिजन करने पर थीटा इक्वल टू 135। तो देखा जाए तो इससे जस्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। उसमें मैंने एंगल दिया था तो स्लोप पूछा था, इसमें क्या किया स्लोप दे दिया तो एंगल पूछा। सेम क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन क्या था 3√3x + 3y = 5। ये क्वेश्चन था। इसमें अपने को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना था, y इंटरसेप्ट फाइंड करना था और एंगल फाइंड करना था। इसको y = mx + c पर कन्वर्ट करो। 3y = 3√3 - +5, y = 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 को इसके नीचे कर दूं, इसके नीचे कर दूं, तो कितना हो जाएगा y = -√3x + 5/3। ये c यही इंटरसेप्ट है 5/3, ये तुम्हारा स्लोप m। तो m कितना आ जाएगा, थीटा कितना आएगा यहाँ से tan थीटा इक्वल टू -√3
माइनस को इधर ले आता हूँ, tan थीटा इक्वल टू √3 tan 60 tan 180 माइनस थीटा। एंगल को कंपैरिजन करेंगे, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और एंगल देखो तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, x y इंटरसेप्ट कितना 5/3, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 5/3। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो स्लोप पॉजिटिव बनेगा, ऐसे करूंगा तो स्लोप नेगेटिव। तो पहले ही अपने को पता था स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव वाला लाइन ये, स्लोप नेगेटिव वाला लाइन ये लाइन। अब एंगल कितना था मेरा थीटा 120 डिग्री। देख लो, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन था 3x + 4y = 5, 4y = 3x + 5, y = x भी है यहाँ। m कितना, m c, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो तुरंत ये कहेंगे लाइन इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, यानी थीटा ऑब्ट्यूज आने वाला है। कैसे फाइंड करेंगे, m = -3/4, tan थीटा = -3/4 माइनस tan थीटा = 3/4, tan 180 माइनस थीटा = ये tan 37 का वैल्यू है, tan 37 याद करो। ये एंगल को कंपैरिजन करेंगे, 180 माइनस थीटा = 37, थीटा = 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 143 शायद आएगा, 143, हाँ 143, थीटा = 143। देख लो, एंगल भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी लिख लिया, लाइन भी ड्रॉ कर लिया। ये x है, आगे के क्वेश्चन है। इस बार लाइन दे दिया तो अपने को इक्वेशन लिखना है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, 60 तो ये भी 60। तो मैं बोल सकता हूं इसका स्लोप कितना, लाइन का स्लोप m कितना, tan 60, tan 60 √3। इक्वेशन कितना हो जाएगा, y = mx + c, y तो y है, m कितना √3, x + c कितना -2। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर लाता हूं, इसको इधर लाता हूं, √3x - y = +2। ये फाइनल इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, सी तो आपको दिख रहा -1, एम कितना, तुम्हारा थीटा यही है, ये 45 तो ये 135, तो एम कितना tan 135, tan 180 - 45, नो चेंजिंग, tan 45 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, स्लोप भी -1, इंटरसेप्ट भी -1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c -1x -1, इसको मैं इधर ले आता हूं तो कह सकता हूं x + y = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -60° 0 3, तो हम लोग कह सकते हैं ये 60 तो ये भी 60, तो स्लोप कितना √3, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y = mx + c √3x + 3 = y। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैसे भी लिख सकते हैं, √3x - y = -3, थ्री को इधर कर दिया, y को इधर कर दिया, तो ये आपके दोनों डीपीपी का सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसके नेक्स्ट क्लास में पहले मैं सॉल्यूशन करूंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, आगे पढ़ेंगे लॉगरिथम। अच्छा, उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको स्लोप बताया था, स्लोप और स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप में मैंने स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताया था, अब मैं आपको कर्व का स्लोप बताऊंगा। तो कर्व का स्लोप कैसे देखते हैं, फिर से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है, आगे ही बढ़ा देता हूं। तो अगर मैं इसका एंगल 60 डिग्री बोलता हूं तो इस लाइन का स्लोप tan 60 √3, इस लाइन का स्लोप √3। मैं पूछूं कि इस लाइन का नहीं, इस लाइन के इस पोर्शन ऑफ लाइन का स्लोप कितना, तो जो ढाल पूरे लाइन का है वही ढाल इस लाइन सेगमेंट का है, तो बोल सकते हैं इस लाइन सेगमेंट का भी स्लोप √3। मैं पूछ दूं कि इस लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना, तुम बोलोगे इसका भी स्लोप वही है। मैं पूछूंगा इस लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप वही होगा जो पूरे लाइन का है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, अभी तो तुम्हें दिख रहा 2 पॉइंट, मैं इतना क्लोज कर देता हूं कि तुम्हें नेकेड आई से पता नहीं चले कि 2 पॉइंट है। तो मैं अगर बहुत क्लोज कर दूंगा
दोनों पॉइंट को, क्योंकि 2 पॉइंट से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मिला करके। तो 2 पॉइंट मैं वेरी क्लोज रखूं इस लाइन पर, तो उन दोनों को पॉइंट को मिलाने से यही स्ट्रेट लाइन बनने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस लाइन का या इस लाइन के किसी भी सेगमेंट का, वो बड़ा सेगमेंट हो या बहुत ही छोटा सेगमेंट हो, उसका स्लोप √3 होने जा रहा है। अब मैं 2 पॉइंट जो दिखा रहा हूं वो इतना क्लोज है कि तुम्हें पता भी नहीं चले कि 2 पॉइंट है, बल्कि तुम्हें दिखे वो 1 पॉइंट है। तो वो 2 पॉइंट, लेकिन इतना क्लोज है कि तुम्हें 1 पॉइंट दिखाई दे। तो मैं बोल सकता हूं कि उस पॉइंट का भी है तो 2 पॉइंट, लेकिन तुम्हें दिखेगा 1 पॉइंट। तो तुम बोलोगे कि इस पॉइंट का भी स्लोप √3 ही है। इसका मतलब है किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वही स्लोप उस स्ट्रेट लाइन पर के किसी पॉइंट का स्लोप होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वही स्लोप उस स्ट्रेट लाइन के किसी लाइन सेगमेंट का होगा, या वही स्लोप उस स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट का होगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, वो किसी लाइन सेगमेंट के लिए बोलो या किसी पॉइंट के लिए बोलो, वो सेम मिलेगा वैल्यू। अब कर्व का स्लोप कैसे देखते हैं हम लोग? तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वही उस स्ट्रेट लाइन पर के किसी पॉइंट का स्लोप होगा। ये मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं किसी कर्व का स्लोप दिखाता हूं, एक्स वाई। कर्व में कैसा दिखा रहा हूं? ये कर्व फिजिक्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं स्लोप, उसको मैं फिजिक्स से रिलेट करके तुम्हें दिखाऊंगा। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट का स्लोप कितना, इस पॉइंट पर का स्लोप कितना। तो मैं पॉइंट पूछ रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का। अभी तो मैं दूर दिखाया हूं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज हैं, क्योंकि क्लोज दिखाऊंगा तो तुम्हें एक ही पॉइंट दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर करके दिखाया हूं तुम्हें। समझो कि दोनों बहुत ही क्लोज है, इतना क्लोज है कि तुम्हें सिंगल पॉइंट दिख रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाऊंगा तो एक लाइन बनेगा। इस लाइन को आगे बढ़ा दो। तो ये लाइन कैसा मिलेगा? ये जो दोनों पॉइंट था, दोनों पॉइंट को जो मिलाया था वो दरअसल एक ही पॉइंट था। है तो 2 पॉइंट, लेकिन तुम्हें दिख रहा है क्या? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट दिख रहा है क्योंकि बहुत ही क्लोज है दोनों पॉइंट। तो 1 पॉइंट दिख रहा है, तो इसको टच करता हुआ, इससे पास करता हुआ लाइन इस कर्व के किसी 2 पॉइंट जो कि बहुत ही क्लोज है उससे पास करने वाला लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। ये कोई कर्व है, इस पॉइंट से पास करता हुआ, सिर्फ इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन, और कहीं से पास ना करे, ये इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाले लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो ये है टेंजेंट, यानी कि किसी कर्व पर कभी भी तुम्हें स्लोप फाइंड करना हो किसी पॉइंट पर, तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मेरा कर्व क्या था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कर्व को मैं डॉटेड से दिखा देता हूं, इस तरह से। ये मेरा कर्व था, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ये। हालांकि जो इस तरह से अभी जो स्केच किया मैंने, लगता है कि बहुत सारे पॉइंट पर टच किया हुआ, क्योंकि कर्व बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं है। अगर मैं बहुत शार्प कर दूं ऐसे और यहां पर टेंजेंट देखूं तो तुम्हें लगेगा कि एक पॉइंट पर टच कर रहा है।
कर्व बहुत ज्यादा शार्प नहीं होने की वजह से लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन ये कर्व एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो मुझे यहां पर P पॉइंट पर स्लोप चाहिए। तो कर्व के जिस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट से छूता हुआ एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो तो ये लाइन, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना था कर्व के, तो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट देखो तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अब इसी थीटा का तुम tan थीटा लिख दो, तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस P पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा, इस कर्व का P पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा ये। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, tan theta is slope, tan theta is slope of curve at point P। तो स्लोप एट पॉइंट P, इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं, स्लोप एट पॉइंट P इक्वल टू tan थीटा। अच्छा ये क्या था, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, टेंजेंट। तो किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कैसे देखते हैं, उस कर्व के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में, और उस थीटा का tan थीटा लिख लेते हैं, और tan थीटा उस पॉइंट का स्लोप कहलाता है। अब मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखा रहा हूं दो पॉइंट का स्लोप कैसे देखेंगे। स्लोप कैसे देखेंगे, स्लोप को रिलेट कैसे करेंगे। एक्स वाई, इस कर्व पर मुझे इस पॉइंट पर P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर स्लोप चाहिए। तो मैं इस पॉइंट्स को टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ये, और Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ये Q पॉइंट पर का टेंजेंट है, ये θ2 P पॉइंट पर का टेंजेंट θ1 एंगल बना रहा है। तुम बहुत आसानी से बता सकते हो कि θ1 बड़ा या θ2 बड़ा। जाहिर है θ2 बड़ा है। मैंने आपको सिखाया है कि tan थीटा में 0 से 90 में थीटा इंक्रीज करता है, तो tan थीटा भी इंक्रीज करता है। और tan थीटा क्या है, स्लोप है। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, और tan थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा। एक्चुअली में देखो तो इस कर्व पर जितना दूर पर तुम x से जितना दूर पर टेंजेंट देखोगे उसका थीटा उस टेंजेंट का उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि x इंक्रीज करने से थीटा इंक्रीज कर रहा है। यहां पर का थीटा और कम होगा, इस कर्व पर का यहां पर का थीटा ज्यादा होगा, यहां पर का थीटा और ज्यादा होगा, यहां पर के लिए थीटा और ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे तो थीटा और ज्यादा होगा। x के इंक्रीज करने से थीटा इंक्रीज कर रहा है, और थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा इंक्रीज करेगा, tan थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व क्या बता रहा है कि x इंक्रीज करने से स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहां पर के लिए स्लोप ये, यहां पर के लिए स्लोप ये, यहां पर के लिए स्लोप ये, यहां पर के लिए स्लोप ये। देख लो, इससे थीटा ज्यादा ये, इससे ज्यादा थीटा ये, इससे ज्यादा थीटा ये, सबसे बड़ा थीटा ये, सबसे छोटा थीटा ये। जैसे जैसे x से दूर जा रहे हैं
कर्व पर जो स्लोप देख रहे हैं उसका थीटा बढ़ता चला जा रहा है। तो थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, यानी कि θ2 कहां पर का स्लोप, Q पॉइंट पर का स्लोप ग्रेटर देन P पॉइंट पर का स्लोप। फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे, यहां से बोलेंगे एज x increases slope also increases, as x increases slope of curve at any point also increases। अब मैं डिक्रीजिंग स्लोप को दिखाता हूं। यहां पर स्लोप, यहां पर स्लोप, P पॉइंट पर स्लोप, Q पॉइंट पर स्लोप, यहां पर का टेंजेंट, यहां पर का टेंजेंट, यहां पर का टेंजेंट। देख लो ये टेंजेंट ज्यादा एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट कम एंगल बना रहा है। P पर का टेंजेंट θ1, Q पॉइंट पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। देख लो स्लोप कम, स्लोप ज्यादा। जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे स्लोप देख लो घटता चला जा रहा है, इस तरह से ज्यादा स्लोप, कम स्लोप, कम स्लोप, कम स्लोप, कम स्लोप, कम स्लोप, घटता चला जा रहा है। तो यहाँ θ1 ग्रेटर देन θ2, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, यानी कि ये P पॉइंट पर का स्लोप। तो x इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे, एज x increases slope decreases। x के इंक्रीज करने से स्लोप डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। देख लो स्लोप कम, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देख लो ढाल बढ़ता चला जा रहा है, ढाल टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ढाल घटता चला जा रहा है। कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। जब फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा इस x की जगह t कर दूंगा और इस y की जगह x कर दूंगा, तो यही ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे फिजिक्स में बताऊंगा। जस्ट मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बेसिक मैथमेटिक्स, ग्राफ या बेसिक मैथमेटिक्स जो भी है
तुम्हारे फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस है मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अभी। अब मैं इसको x इसको t कह दूंगा तो ये तीनों ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। तो देखो तो स्लोप xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, xt का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, xt ग्राफ का स्लोप ऑफ xt ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। तो xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो तो स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है। वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। देख लो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अगर तुम्हें पता हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको पता चल रहा है उनको समझ में आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में मैं ये सारे एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब तुम्हें यही xt ग्राफ फिजिक्स में दे देगा, बोलेगा ये बताओ कैसा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, जीरो एक्सेलरेशन को। आगे फिजिक्स में सिखाया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉग में क्या पढ़ेंगे, अभी तक मैंने एक टर्म यूज नहीं किया, फंक्शन, क्योंकि फंक्शन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा फंक्शन का, तो मैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं लॉगरिथम से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। x का जैसा वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y मिलेगा। अगर मैं x को 1 रख दूंगा तो y 5 मिल जाएगा। 2 × 1 2 + 3 5। x का वैल्यू 2 रखूंगा तो y कितना मिलेगा, 4 + 3 7। तो ये y x पर डिपेंड कर रहा है, तो मैथमेटिक्स में इसको y ना बोल करके fx ही बोलते हैं। यही फंक्शन है। ये क्वांटिटी जिसको मैं y बोल रहा था, y डिपेंड कर रहा है x पर। तो मैथमेटिक्स में बोलने का तरीका है कि ये 2x + 3 x का फंक्शन है। x का फंक्शन है मतलब x पर डिपेंड कर रहा है। और ये कैसा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है।
अलजेब्रा से रिलेटेड है ये, इसलिए इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। मान लो y इक्वल टू साइन एक्स दे दे, y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। लेकिन बोलते हैं इसको y साइनोसॉइडल फंक्शन है x का। मैथमेटिक्स में y साइनोसॉइडल फंक्शन है x का, तो मैं इसको fx ही बोल सकता हूं, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है ये। अब फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, ये एक मशीन है। इस मशीन में जैसा मैं x डालूंगा उसके अकॉर्डिंग y मिलेगा अपने को। इस मशीन में जैसा मैं x डालूंगा उसके अकॉर्डिंग y अपने को मिलेगा। तो फंक्शन एक मशीन है। ये कैसा मशीन है? मशीन या फिर बोल सकते हो फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है। y इक्वल टू log x, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो तुमने ये देखा है, ये भी देखा है। इसको फंक्शन में बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। वैसे ही एक नया फंक्शन तुम सीख रहे हो, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, a रेज़ टू पावर b इक्वल टू c। a रेज़ टू पावर b इक्वल टू c, ये कोई फंक्शन है। फंक्शन नहीं, कोई इक्वेशन है। कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं लॉगरिथमिक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लॉगरिथमिक इक्वेशन में। इस इक्वेशन को मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? log c बेस a इक्वल टू b। इस तरह से मैं लिखूंगा। log c बेस a, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको रीड क्या करते हैं? रीड एज log c बेस a, ये पढ़ते हैं। अब यहां जो लिख रहे होते हैं इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। a के लिए, c के लिए कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर जो a होता है, अगर ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम, तो इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन इधर लिख रहा हूं। कंडीशन क्या है? ए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। और सी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई करते हैं वो यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये कंडीशन क्यों आया, तुम जानो या ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स नहीं सीखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटेड इससे, वो अपने को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने। अपने को सिर्फ ये जानना है कि लॉगरिथमिक एक फंक्शन है और इसको कैसे लिखते हैं। तो फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ है, इसलिए मैं लॉगरिथमिक सिखा रहा हूँ। ये कंडीशन तुम जानो या ना जानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशन नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। यहाँ से बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है कंडीशन। तो कंडीशन पर हम लोग नहीं जाएंगे,
हम लोग इस इक्वेशन के फॉर्मेट में, लॉग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तुम बस इतना ही जानो, बाकी मैथमेटिक्स वाले सर तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये सब करते हैं। एक्सप्लेन तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है अपने को। तो इस इक्वेशन को मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इक्वेशन इम्प्लाई दिस। यहाँ से ये लिख सकता हूँ, तो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ मैं, इसलिए ये सिंबल क्या बता रहा है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखो तो log c बेस a, यहां जो बेस a है, इस बेस को जनरली दो फॉर्मेट में लिखते हैं। एक बार बेस 10 लिखते हैं और एक बार बेस e लिखते हैं। e का वैल्यू होता है 2.7, अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं, एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 2.7। तो जब बेस 10 लिखते हैं तो वैसे लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। जब बेस ई लिखते हैं तो बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। वही मैं लिखने जा रहा हूं, इफ बेस इज 10 then it is called common logarithm। if base is e, जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.7 है, if base is e then it is called if base is e then it is called natural logarithm। log c बेस e, जब बेस e हो तो अगर मैं ln भी लिख दूं, ln c, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। जब बेस e हो तो log बेस e को तुम ln लिख दो। इसका मतलब है, ln लिखने का मतलब कि इसका बेस e है। तो ये यहां से ये एक्सप्लेन होता है, ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है, log c बेस e। ln लिखने का मतलब इसका बेस e है। तो तुम ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, क्लियर है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब बेस e रहे तो ln लिख दो, लेकिन बेस कोई और रहे तो पूरा लॉग लिखा करो, log। और जो भी बेस हो, वो 10 हो, 20 हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी बेस बने उसको पूरा लिखेंगे। जब बेस e हो तो ln लिखेंगे। अब मैं लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला रिलेटेड टू लॉगरिथम। log 1 बेस कुछ भी हो, इसलिए मैं जनरल बेस लिख दे रहा हूं कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये ना 1 हो सकता है और ना 0 हो सकता, सॉरी, x 0 से बड़ा होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1। बेस यही कंडीशन था। अब x कुछ भी हो जाए,
इस कंडीशन के साथ log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0, log 1 का वैल्यू 0 हमेशा लेंगे, बेस कुछ भी हो। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला log a बेस a, log a बेस a का वैल्यू 1। तो इसको मैं दूसरे फॉर्मेट से लिख सकता हूं। इसको मैं दूसरे तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट को मैं कैसे समझूंगा, ln e, इसका मतलब ये बेस क्या है, log बेस e, log e बेस e, मतलब ln e का वैल्यू भी क्या होने जा रहा है, 1। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं ना, log बेस e, इसी कॉन्सेप्ट से। और log का प्रॉपर्टी क्या क्या है, log a बेस b, log c जनरली लिख रहे थे, log c बेस a। इसको मैं लिख सकता हूं log c बाई log a। बेस दोनों का सेम होना चाहिए, जो भी बेस लो। इसको मैं लिख सकता हूं log c बेस a को log c अपॉन log a, लेकिन बेस जो बेस इसका लेंगे वही बेस इसका लेंगे। तो इसका बेस अगर मैं x लेता हूं तो इसका बेस भी x। और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं इसके नीचे ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, log a log b, और इसको मैं लिख सकता हूं log a अपॉन b। जैसे यहां से ये लिखा था तो यहां से ये लिख सकता हूं log c बेस a को log c अपॉन log a, वैसे ही log a अपॉन log b को बोल सकता हूं log a बेस b। 1 अपॉन इस क्वांटिटी को बोल सकता हूं log a बेस b। सॉरी, ये तो c था ना, ये c था, तो क्या हो जाएगा ये c। तो log c बेस a को मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन log a बेस c, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट देखो तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो दोनों का प्रोडक्ट 1 बन जाएगा, होना भी चाहिए। log c बेस a इंटू log a बेस c इक्वल टू 1। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं log c अपॉन log a, इसको log a अपॉन log c, बेस सबका सेम कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा क्या लॉग का प्रॉपर्टी है, a log c बेस a, a का पावर कितना है, a का पावर है log c बेस a। अगर ये a और ये a सेम तो ये वैल्यू हो जाएगा आंसर c। ये लॉग का प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे आया उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। याद करो a रेज़ टू पावर b इक्वल टू c,
तो यहां से क्या लिख रहा था, log c बेस a इक्वल टू बी, यही तो लिख रहा था। log c बेस a को मैं लिख सकता हूं b, तो इसको मैं लिख सकता हूं b, a रेस टू पावर b, और a रेस टू पावर b इक्वल टू क्या, c, तो a रेस टू पावर इसको लिख सकता हूं ये, और ये इक्वल टू c। यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूं, समथिंग कुछ भी हो, a log c बेस a, तो बेस इस log का, ये क्वांटिटी पूरा पावर a का, और log का बेस और ये सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, c के बराबर। तो log का ये भी एक प्रॉपर्टी है। और क्या होता है log का प्रॉपर्टी, log c बेस a का पावर d, log c का पावर d, c पर पावर कर रहे हैं d, बेस a है, तो ये पावर बाहर आ जाता है कॉमन, तो मैं इसको लिख सकता हूं d log c बेस a, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ये भी log का प्रॉपर्टी बहुत ही यूज होता है, अक्सर यूज होता है ये। और log का प्रॉपर्टी क्या क्या है, log a दो नंबर का प्रोडक्ट है m इंटू n, तो इसको log से दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं, log m प्लस log n, दोनों का बेस a, क्योंकि बेस a था, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, ये log का प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ही यूज होता है। जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वैसे डिवीजन का भी फॉर्मूला होता है। log m डिवीजन में माइनस हो जाता है, प्रोडक्ट में प्लस, डिवीजन में माइनस, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे। आज मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं है, इतना नहीं पढ़ाया, कुछ लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते, तो शायद आज मैं कोई डीपीपी ना दूं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डीपीपी दूंगा। अगर लगेगा तो मैं देख लूँगा मैं कि डीपीपी देता हूँ या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।